बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं जिनमें हम हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे थे। हमने 4 हेड्स ऑफ इनकम में के बारे में और उनके ट्रीटमेंट डिडक्शंस के बारे में पढ़ लिया। अब 5वां जो लास्ट हेड ऑफ इनकम है जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो वो आज का हमारा टॉपिक होगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हमने प्रैक्टिकल पहले ऑलरेडी किया हुआ है, जिसकी वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन आज हम उसकी ला पढ़ेंगे कि ला क्या है। तो ये हेड्स ऑफ इनकम में लास्ट है और ये सेक्शन 39 से स्टार्ट होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब जो भी इनकम टैक्सेबल है और वो किसी दूसरे हेड में नहीं आती, मतलब वो सैलरी इनकम में नहीं आती, वो प्रॉपर्टी में नहीं आती, वो बिजनेस में नहीं आती, वो कैपिटल गेन में नहीं आती, तो वो जो हेड होगा वो अदर हेड्स में आ जाएगी। तो इस तरह अदर हेड्स के जो है वो हमने डिटेल भी नीचे दी हुई है। इनकम ऑफ एवरी काइंड रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन द टैक्स ईयर इफ नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर हेड, यानी कि जो 4 हेड हमने पहले पढ़े हैं उनमें अगर वो इंक्लूड नहीं है अदर देन द इनकम एग्जैम्प्ट, तो एग्जैम्प्ट इनकम को तो हम इंक्लूड नहीं करते जो इस ऑर्डिनेंस के तहत है। तो उसको जो चार्जेबल टू टैक्स होगी तो वो अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से होगी। तो जिसमें क्या है इंक्लूड, जैसे कि डिविडेंड है, जो लोग इन्वेस्टमेंट अपनी करते हैं, वो शेयर्स खरीदते हैं और कंपनियां उनको जब डिविडेंड देती हैं तो डिविडेंड जो है वो अदर सोर्स ऑफ इनकम में आएगा। इसी तरह रॉयल्टी है, किसी ने कोई बुक लिखी और उसकी रॉयल्टी आ रही है, या किसी ने कोई फार्मूला साइंटिफिक बनाया उसकी रॉयल्टी आ रही है, वो भी, या किसी ब्रांड नेम की है तो वो भी इस सोर्स में आएगी। इसी तरह प्रॉफिट ऑन डेट जो है, प्रॉफिट ऑन डेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर तो वो 5 मिलियन से कम है तो फिक्स एंड फाइनल इनकम में आएगा, अगर 5 मिलियन से एक्सीड कर गया है तो देन वो नॉर्मल इनकम का हिस्सा बनेगा और वो भी इसमें आएगा। इसी तरह एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स लाज, जैसे कि हमारे लाज में डिले रिफंड का है कि आपको अगर रिफंड टाइम पे नहीं मिला तो काइबर रेट से आपको उसका इंटरेस्ट या एडिशनल इनकम मिलेगी, तो वो भी है, वो भी अदर सोर्स ऑफ इनकम है। इसी तरह ग्राउंड रेंट है, जिसको हम पगड़ कहते हैं कि वो किसी चीज़ को देने में जो 10 साल पे डिवाइड की जाती है ग्राउंड रेंट, वो भी इसी में आएगा। रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो आपने आगे लैंड एंड बिल्डिंग लीज कर दी तो उससे जो रेंट आ रहा है वो भी अदर इनकम में आएगा। इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, बाज़-औक़ात प्लांट एंड मशीनरी के साथ ही कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या तो अपनी नई टेक्नोलॉजी लगा लेता है और पिछली को दे देता है रेंट पे, या फिर वो छोड़ देता है बिजनेस, तो प्लांट और मशीनरी के साथ जब लीज पे दी जाएगी तो वो भी अदर सोर्स ऑफ इनकम में आएगी। इसी तरह इनकम फ्रॉम प्रोविजन ऑफ अमेनिटीज़, यूटिलिटीज़ आर एनी अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटिंग का बिल्डिंग, के बिल्डिंग आप किसी को रेंट पे दे रहे हैं जिस पे आप उससे यूटिलिटीज़ भी कर रहे हैं, बाकी अमेनिटीज़ के भी पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो वो जो होगा प्रोविजन ऑफ अमेनिटीज़ का जो होगा वो आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम में आएगा। एनी एनुइटी और पेंशन, पेंशन जो है वो भी एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम में आती है। तो इसी तरह इसकी क्लास एच है, एनी प्राइज बॉन्ड आर विनिंग फ्रॉम रेफर लॉटरी, प्राइज ऑफ विनिंग क्वीज, प्राइज ऑफर्ड बाई अ कंपनीज प्रमोशन ऑफ सेल और क्रॉसवर्ड पजल्स, इसका भी जो विनिंग प्राइज होगा वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। सब क्लास आई है, एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड एज ए कंसिडरेशन फॉर द प्रोविजन, या कोई और अमाउंट रिसीव की जाती है यूज फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग फ्रॉम ग्रांट ऑफ राइट एक्सप्लोर फॉर द एक्सप्लॉयट नेचुरल रिसोर्सेज, अगर निकालते हैं कोई एक्सप्लोर करता है तो उनमें कोई इनकम मिलती है तो वो भी अदर सोर्स ऑफ इनकम में आएगी। क्लास जे है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट वेदर कन्वर्टिबल टू मनी आर नॉट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द प्रोविजन यूज फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि एक्सप्लॉयटेशन पे अगर कोई करता है तो उसको अगर कोई चीज़ भी मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, प्लाट मिलता है, तो फिर उसको मार्केट वैल्यू पे
कन्वर्ट करके उसके अदर सोर्स ऑफ इनकम में डाला जाएगा। इसी तरह एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज ए कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोसेशन ऑफ अ बिल्डिंग आर पार्ट देयर ऑफ, जैसे कि जिसको हम पगड़ी कहते हैं कि कोई बिल्डिंग वेकेट करने के लिए वो उसको कोई पैसे देता है, तो उसको भी हम रिड्यूस टू एनी अमाउंट पेड बाय द पर्सन अक्वायर टू द पोजेशन ऑफ सच बिल्डिंग, कि जब उसने बिल्डिंग ली थी उस पर का तो उसने कुछ पैसे दिए थे, अब छोड़ रहा है तो वो आगे से रिसीव कर रहा है, तो इस तरह से जो डिफरेंस होगा, जो उसको मुनाफा आया जब बचत आई, उस बचत को भी हम एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम में डालेंगे। इसी तरह एल है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान और अप्रूव्ड एन्युटी प्लान वॉलंटरली पेंशन सिस्टम रूल्स के तहत है तो वो भी एनी अदर सिस्टम में आएगी। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 एनी अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन आर रिसीव्ड एज अ गिफ्ट अदर दैन द गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द रिलेटिव डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 85, या उसके अलावा कोई रिसीव की गई है इनकम या गिफ्ट प्रॉपर्टी मिली है अनाम में, जिसमें रिलेटिव्स की तरफ से जो ट्रांसफ़र होती है इनहेरिटेंस में होती है वो नहीं, और कोई अनाम में मिली है तो उसको भी अदर सोर्स ऑफ इनकम में लिया जाएगा। इसी तरह इनकम अराइजिंग टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर की, किसी को एक तो डिविडेंड आता है ना, तो किसी को बोनस शेयर इशू कर देती है कंपनी, तो उस बोनस शेयर पे जो मिले हैं उन पे भी जो अदर सोर्स ऑफ इनकम में उसको इंक्लूड किया जाएगा। इसका सब सेक्शन 2 है वेयर अ पर्सन रिसीव्ड एन अमाउंट रेफर टू एज क्लास के ऑफ सब सेक्शन 1 द अमाउंट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन द टैक्स ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड फॉलोइंग द 9 टैक्स ईयर। जो ग्राउंड रेंट की बात की गई थी, एनी पर्सन रिसीव फॉर कंसिडरेशन वकेटिंग द हाउस, जो कोई जगह वकेट करने के लिए की गई है तो उसको वो कहते हैं जी 10 साल में डिवाइड करेंगे। चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन द टैक्स ईयर इन विच रिसीव द फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर इज द इक्वल प्रपोर्शन, तो उसको इक्वल प्रपोर्शन में जो 9 ईयर्स का होगा तो 1 साल की 10वां हिस्सा उसमें लिया जाएगा। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 4 एनी अमाउंट रिसीव्ड एज ए लोन एडवांस डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर आर गिफ्ट बाई द पर्सन, किसी कंपनी ने अगर कोई एडवांस लिया है जिसमें उन्होंने शेयर्स देने हैं, गिफ्ट देने हैं, दी टैक्स ईयर फ्रॉम एन अदर पर्सन नॉट बीइंग अ बैंकिंग आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अदरवाइज बाई दैन द क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन द बैंक थ्रू बैंकिंग चैनल फ्रॉम द पर्सन होल्डिंग अ नेशनल टैक्स नंबर shall be treated as a income chargeable to tax under the head income from source other source for the tax year in which it was received। तो वो जो रिसीव करेगा चेक एंटी एन होल्डर तो उसको भी इनकम समझी जाएगी अदर सोर्स ऑफ इनकम से। सब सेक्शन 4 है सब सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई इन द एडवांस पेमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाईज। गुड्स एंड सप्लाईज के लिए अगर कोई एडवांस पेमेंट दी जाती है तो उसको इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। वेयर क्लास ए क्या है, एनी प्रॉफिट ऑन डेट डिराइव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पेड टू अ पर्सन in arrear or amount received including the profit chargeable tax in the tax year or the years preceding the tax year in which it received, कि ये नॉट अप्लाई इन पे नहीं होगा। दूसरी ये है एज ए रिजल्ट ऑफ पर्सन इज चार्जेबल एट हायर रेट ऑफ टैक्स दैट वुड हैव बीन एप्लीकेबल इफ द प्रॉफिट हैज़ बीन पेड टू द पर्सन इन द टैक्स ईयर विच इज़ रिलेटेड। तो अगर कुछ में हायर रेट पे टैक्स दिया जा रहा है जिसमें साल में वो प्रिवेल कर रही है तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। द पर्सन में बाई अ नोटिस इन राइटिंग टू द कमिश्नर elect for the profit to tax at the rate of tax would have been applicable if the profit has been paid to a person in the tax year in which it relate। तो वो कमिश्नर को लेटर लिखेगा रजिस्टर्ड पर्सन या पर्सन के मुझे जो है उस रेलेवेंट टैक्स के पीरियड के हिसाब से टैक्स लगाया जाए, ना कि उसके लंप सम पे लगाया जाए। 4B एन election under section 4A shall be made by a due date for the furnishing of person's returns of the income for the tax year in which amount was received or by such later date as the commissioner may allow by an order in writing। तो कमिश्नर उसको ऑर्डर इन राइटिंग में अलाउ कर देगा और फिर वो
क्लेम कर सकता है। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, अगर ये इनकम रिसीव हो रही है जो हमने पहले सेक्शन पढ़े थे, जैसे कि 5A, 5AA, 6, 7 और 7B का जो सेक्शन था, उसमें अगर कोई रिसीव कर रहा है, चार्जेबल टू टैक्स है उन सब्जेक्ट्स में, उन सेक्शन में, तो फिर वो अदर सोर्स ऑफ इनकम में नहीं आएगी, मीन वो उसके मुताबिक ही ट्रीट होगी। सेक्शन 40 है डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, के अदर सोर्स ऑफ इनकम से हमने अगर कोई ली है तो उसमें कुछ डिडक्शन अलाउड है। तो वो डिडक्शन क्या क्या है, ला क्या कहता है, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फॉर अ टैक्स ईयर, अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर पेड। तो किसकी डिडक्शन अलाउ होगी, कि कोई भी एक्सपेंडिचर उसने पे किया हुआ है इस इनकम को कमाने के लिए बाय द पर्सन इन द ईयर टू एक्सटेंट ऑफ विच एक्सपेंडिचर इज पेड इन ड्राइविंग दैट इनकम, के इस इनकम को कमाने के लिए उसे कोई भी एक्सपेंडिचर देना पड़ा है कि ये जो इनकम जिस पे हम टैक्स ले रहे हैं वो चार्जेबल टू टैक्स है अंडर दिस हेड। तो कोई भी टैक्स उसने दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, वो इसका डिडक्टिबल होगा, लेकिन अदर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, लेकिन अगर कैपिटल नेचर का कोई एक्सपेंडिचर है तो वो नहीं होगा जिसमें वो एसेट बना है। इसी तरह अ पर्सन रिसीविंग प्रॉफिट ऑन डेट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शैल बी अलाउड टू डिडक्शन फॉर एनी ज़कात पेड, यानी कि अगर कोई टैक्स डिडक्शन, अगर किसी को प्रॉफिट ऑन डेट लग रहा है और उस पे वो क्लेम कर रहा है तो उसको डिडक्शन होगी जो ज़कात पे की गई है बाई द पर्सन अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट पेड बाई द पर्सन, के जब पर्सन को दोगा तो उसमें से ज़कात जो है वो डिडक्शन हो जाएगी। एनी पर्सन रिसीविंग इनकम रेफर टू इन क्लास ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम ऑर्डिनेंस शैल बी अलाउड, कौन सी डिडक्शन अलाउड होगी, a deduction for the depreciation of plant machinery building used to drive the income in accordance with section 22, के किसी ने प्लांट और मशीनरी के साथ अगर दी है, उसमें रेंट आउट की है, तो उसको जो सेक्शन 22 की डेप्रीसिएशन है उस प्लांट की वो अलाउ होगी। और इसी तरह इनिशियल अलाउंस जो हमने पढ़ा था कि सेक्शन 23 में क्योंकि नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है और टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा इधर यूज़ हो रही है, वो चलाते हैं, तो उसको भी इनिशियल अलाउंस मिलेगा अंडर सेक्शन 23, तो वो भी उसको अलाउड होगा। इसी तरह नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू अ पर्सन अंडर द सेक्शन टू एक्सटेंड दैट एक्सपेंडिचर इज डिडक्टिबल इन कंप्यूटिंग इनकम ऑफ द पर्सन अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम, जैसे कि ये हमने डेप्रीसिएशन में भी पढ़ा, अमोर्टाइजेशन में भी पढ़ा कि अगर किसी और हेड ऑफ इनकम के तहत इसको डिडक्शन इसमें अलाउड हो गई है और इस ऑर्डिनेंस के किसी और सेक्शन में ये अप्लाई होता है तो फिर इसमें अप्लाई नहीं होगा। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 शैल अप्लाई टू डिटरमिन द डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन अंडर दिस सेक्शन इन द सेम मैनर एंड अप्लाई टू डिटरमिन द डिडक्शन अलाउड कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम। जो हम सेक्शन 21 में पढ़ा है कि डिडक्शन अप्लाई करने के लिए ये शराइत हैं, वो शराइत जो हैं वो इस पर भी लागू होंगी अगर इधर किया जाएगा, डिडक्शन अलाउ होगी तो। इसी तरह एक्सपेंडिचर इज़ ऑफ द कैपिटल नेचर इफ़ इट हैज़ बिन नॉर्मल यूजफुल लाइफ इज़ मोर देन 1 ईयर, तो जो कैपिटल नेचर के इसमें कहा गया कि उस पर उसको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, तो वो कौन से कैपिटल नेचर के होंगे, ऐसे एसेट्स जिनकी यूजफुल लाइफ जो है 1 ईयर से ज़्यादा होगी, वो कैपिटल नेचर के एसेट्स होगा। तो ये आगे हमारा आ गया पार्ट 7। तो इसमें अभी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और उसकी डिडक्शन रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वो हमने पूरा कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि आज का लेक्चर इतनी तक काफ़ी है, तो आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप फील करते हैं कि नहीं समझ आई और कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो फिर हमसे रब्ता करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी आपकी तरह ये सीखें तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।